मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि सामाजिक मानव शास्त्र का एक पार्ट है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, परिवार का अर्थ, परिभाषा, कार्य, विशेषताएं, उसी की अगली कड़ी में आज हम लोग परिवार की उत्पत्ति एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि विभिन्न विचारकों ने परिवार की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और किस प्रकार से परिवार की उत्पत्ति को बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो सबसे पहले तो एक मानव स्वभाव होता है। मानव स्वभाव ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखता है। तो जैसा कि हमने बात की कि परिवार क्या है, परिवार का अर्थ परिभाषा क्या है, तो इन सभी मुद्दों के पहले सबसे पहले मन मस्तिष्क में मानव की एक बात आती है कि इस परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से इसका विकास हुआ और परिवार आगे किस दिशा में बढ़ रहा है। अर्थात परिवार नामक संस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसकी उत्पत्ति विकास कैसे हुआ। तो विभिन्न विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने रिसर्च से इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। और जो मुख्य विचारक हैं इसमें, जिन्होंने इसमें उल्लेखनीय योगदान दिया है, वो है प्लेटो, अरस्तु, सर हेनरी मैन, मॉर्गन, ब्रिफाल्ट, वेस्टरमार्क, बेकोफन आदि। इन सभी विद्वानों ने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। सबसे पहले हम देखेंगे शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, कि परिवार की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो पहला सिद्धांत है वो है शास्त्रीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो अरस्तु इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, अर्थात इस सिद्धांत के विकास में योगदान दिया। अच्छा, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सिद्धांत है क्या और ये सिद्धांत परिवार को कैसे समझता है एवं परिवार की उत्पत्ति को कैसे समझने का प्रयत्न करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले जो परिवार का स्वरूप था, अर्थात जो परिवार जैसा था, वो था पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक अर्थात जिसमें सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है, जिसमें सत्ता पिता के हाथ में होती है। इसमें सत्ता परिवार के प्रधान पुरुष के पास होती थी एवं परिवार पुरुष प्रधान थे, अर्थात पुरुष का अधिक महत्व था, परिवार में पुरुष का अधिक महत्व था। और ये बात प्लेटो और अरस्तु ने कही और इसी बात को, इसी सिद्धांत को सर हेनरी मैन ने आगे बढ़ाया और 1861 में उन्होंने विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि जो परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय था। अर्थात सत्ता जो थी वो पिता के हाथ में थी। पितृस्थानीय अर्थात जो विवाह के पश्चात पिता के घर वर वधू रहते थे, अर्थात पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय की वंश परंपरा है वो पिता से पुत्र को स्थानांतरित होती थी। वंश परंपरा पिता के नाम से चलती थी, जैसा कि वर्तमान में अधिकतर समाजों में हमें देखने को मिलता है। और स्त्रियां जो थी उनकी स्थिति थोड़ी पुरुष की तुलना में निम्न थी और वो पुरुषों के अधीन थी। लेकिन इसी सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि धीरे धीरे स्त्रियों की जो दशा है उसमें सुधार आया और परिवार मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय एवं मातृवंशीय में परिवर्तित हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार परिवार इस प्रकार से चला या परिवार का उत्पत्ति और विकास इस प्रकार से हुआ कि सर्वप्रथम परिवार पितृसत्तात्मक थे और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता गया और स्त्रियों की दशा में धीरे धीरे सुधार होता गया और परिवार का स्वरूप कैसा हुआ, मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय और मातृवंशीय हो गया। अब किसी भी सिद्धांत में
संपूर्णता तब तक नहीं आ सकती जब तक वो पूर्ण रूप से समाज पर लागू नहीं हो। तो शास्त्रीय सिद्धांत की भी अनेक विचारकों ने आलोचना की। अनेक ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर इसे वैज्ञानिक प्रमाणित करने में कठिनाई अनुभव हुई। तो विभिन्न विचारकों ने, जिनमें मजूमदार, मर्डॉक, मदान, कर्वे, मैकाइवर एवं पेज, इन विचारकों ने जो परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत था उसकी आलोचना की और उन्होंने अनेक उदाहरण दिए और बताया कि परिवार का स्वरूप प्रारंभ में प्रत्येक स्थान पर पितृसत्तात्मक या पितृस्थानीय या पितृवंशीय नहीं था। और उदाहरण दिया इन्होंने कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि के आदिम समाजों में कई स्थानों पर प्राचीन काल से ही मातृस्थानीय और मातृवंशीय व्यवस्था रही है। अर्थात इस सिद्धांत की आलोचना में इन्होंने बताया कि कई वर्षों पूर्व से, प्राचीन समय से, आदिकाल से कई समाज ऐसे हैं जहां प्रारंभ से ही मातृस्थानीय और मातृवंशीय व्यवस्था रही है। जैसा कि इन्होंने उदाहरण दिया कि जो प्राचीन अरब समाज है वहाँ स्त्रियाँ अपने पति का स्वयं चयन करती थी, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या है कि स्त्रियों की दशा थोड़ी निम्न थी, थोड़ी दयनीय थी और पितृसत्तात्मक था, इसलिए उनको ऐसा अधिकार नहीं था। जबकि प्राचीन समय से ही अरब समाज में स्त्रियां अपने पति का चयन करती है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो नायर लोग हैं, नायर समाज में परिवार मातृस्थानीय एवं मातृवंशीय ही होते हैं। अतः इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं माना जाता। अर्थात शास्त्रीय सिद्धांत की अनेक विचारकों ने आलोचना की और बताया कि इसे संपूर्ण समाज पर लागू करना अत्यंत दुष्कर कार्य है और इसे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। अब दूसरा है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रिफाल्ट आदि हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि इस सिद्धांत क्या है या इस सिद्धांत के अनुसार परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सिद्धांत कहता है कि जो प्रारंभ में मानव का व्यवहार था वो पशुओं के समान था, अर्थात वह किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध पुरुष स्थापित कर सकता था और विवाह, परिवार, नातेदारी जैसी संस्थाओं का उदय नहीं हुआ था। इस प्रकार की कोई संस्थाएं समाज में विद्यमान नहीं थी। किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ यौन क्रिया करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त थी, अर्थात कोई पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था, उसे इस चीज़ की पूर्ण स्वतंत्रता थी। और ये जो अवस्था थी, जो ये यौनाचार था या कामाचार था, इस अवस्था को मॉर्गन आदि विद्वानों ने यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था कहा है। कई बार छोटे क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यौन साम्यवाद क्या है या कामाचार क्या है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति पर, स्त्री और पुरुष पर यौन संबंध स्थापित करने पर किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण स्थापित नहीं था। लेकिन यदि हम वर्तमान में बात करें तो यौन संबंधों को स्थापित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण विद्यमान है, अर्थात विवाह, परिवार जैसी संस्थाएं विद्यमान है जिससे यौन संबंधों में नियंत्रण की बात की जाती है एवं स्थापित किया जाता है। इन विद्वानों ने अपना जो सिद्धांत था उसकी पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए। जैसे क्या उदाहरण दिए कि अनेक समाजों में अतिथि सत्कार में पत्नियों को सहवास के लिए देना, अर्थात अनेक समाज ऐसे हैं जिनमें पत्नियों को, अतिथियों को दिया जाता था सहवास के लिए, यौन संबंध स्थापित करने के लिए। इसी प्रकार पत्नी विनिमय अर्थात पत्नी एक्सचेंज की जो प्रथा थी वो भी प्रचलन में थी। तो इस यौन साम्यवाद और जो कामाचार की व्यवस्था थी, इसको दूर करने हेतु विवाह तथा परिवार जैसी संस्थाओं का उदय हुआ।
तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि परिवार, इस सिद्धांत के अनुसार परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, या विवाह एवं परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है कि जब समाज में अव्यवस्था थी, यौन साम्यवाद था, कामाचार था, तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए, समाज में संतुलन लाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई और परिवार और विवाह नामक संस्थाओं का उदय हुआ। अब इस सिद्धांत की भी अनेक विचारकों ने आलोचना की, क्योंकि जिनमें वेस्टरमार्क, जुकरमैन, मैलिनोव्स्की आदि ने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित न होकर अनुमान एवं संभावित तथ्यों पर आधारित है। अर्थात उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है और इसमें जो तथ्य हैं वह पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, केवल अनुमान और संभावनाओं के आधार पर यह सिद्धांत दिया गया है। और उस समय में अतिथियों को पत्नी देना शिष्टाचार माना जाता था, उसे कामाचार की संज्ञा देना भी उचित नहीं है। इसी प्रकार पर्व, उत्सवों, त्योहारों पर यौन स्वतंत्रता को सामान्य स्वतंत्रता कहना तर्कसंगत नहीं है। अर्थात जो यौन स्वतंत्रता थी उसको सामान्य स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता, जो इस सिद्धांत में कहा गया है। तो इस प्रकार से शास्त्रीय सिद्धांत की, यौन साम्यवाद के सिद्धांत की, दोनों ही सिद्धांतों की आलोचना की गई और पूर्ण रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया। तीसरा आता है उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकास, सबसे पहले तो समझना यह आवश्यक है कि उद्विकास क्या है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है कि उद्विकास क्या है, इवोल्यूशन क्या है। उद्विकास का सामान्य सा अर्थ यह है कि जब धीरे धीरे एवं स्वतः क्रमिक विकास होता है वो उद्विकास कहलाता है। यदि किसी भी चीज़ में, किसी भी समाज में धीरे धीरे जब परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है निरंतर और स्वतः परिवर्तन होता है, तो वो उद्विकास कहलाता है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक और समर्थक हैं वो है लुईस मॉर्गन, बैकोफन, मैक्लेनन और टाइलर। इन सभी विद्वानों ने इस सिद्धांत को समझाने का, इस सिद्धांत का समर्थन किया है। तो हम लोग यहाँ मॉर्गन ने जो सिद्धांत दिया है या मॉर्गन ने जो उद्विकास के चरण बताए हैं, तो मॉर्गन ने बताया कि परिवार की उत्पत्ति एवं विकास 5 चरणों में हुआ है। यदि हम परिवार की उत्पत्ति एवं विकास को समझना चाहते हैं तो इन 5 चरणों को जानना आवश्यक है। और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से धीरे धीरे परिवार नामक संस्था में परिवर्तन होता गया और ये वर्तमान अवस्था में आया। तो पहला चरण इन्होंने बताया है संरक्त परिवार। मानव इतिहास के प्रारंभ में विवाह एवं परिवार जैसी संस्था नहीं थी। अर्थात परिवार का ये जो संरक्त परिवार पहला स्वरूप है इनके चरण का, उसमें विवाह और परिवार नामक संस्था का उद्भव नहीं हुआ था, उत्पत्ति नहीं हुई थी। मानव को यौन स्वतंत्रता प्राप्त थी। इनका जो पहला चरण है वो लगभग यौन साम्यवाद का जो सिद्धांत है उनमें उससे मिलता जुलता है। इन्होंने बताया कि जो प्रारंभिक स्वरूप था वो संरक्त परिवार थे और जो परिवार के निकट संबंधियों हैं उनमें भी स्वतंत्रता पूर्वक यौन क्रियाएं की जा सकती थी। अर्थात मनुष्य को ये स्वतंत्रता थी कि वो अपने निकट संबंधियों से एवं परिवारजनों से भी यौन संबंध स्थापित कर सकता है। दूसरा इन्होंने बताया समूह परिवार। मॉर्गन ने इसे परिवार की दूसरी अवस्था बताया है। इसमें पुरुषों का एक समूह का स्त्रियों के एक समूह से विवाह होता था। समूह जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पुरुषों का एक समूह और स्त्रियों का एक समूह, इन दोनों का विवाह होता था और इस समूह विवाह से जो परिवार बनता था उसे समूह विवाही परिवार की संज्ञा दी जाती थी। अर्थात दूसरे चरण में समूह परिवार अस्तित्व में आया, जिसमें स्त्रियों का एक समूह और पुरुषों का एक समूह, उनका विवाह कर दिया जाता था और उससे जो परिवार बनता था वो समूह परिवार या समूह विवाही परिवार कहा जाता था। मॉर्गन ने जो तीसरा परिवार का प्रकार बताया है या उद्विकासीय प्रक्रिया के दौरान जो परिवार की उत्पत्ति एवं विकास बताया है वो है सिंडेशियम परिवार।
इस अवस्था में क्या होता था कि एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता था, अर्थात एक पुरुष को एक ही स्त्री के साथ विवाह करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु उसे परिवार की अन्य स्त्रियों के साथ भी यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता थी, अर्थात वह परिवार की अन्य स्त्रियों के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित कर सकता था, यौन संबंध स्थापित कर सकता था। ये मॉर्गन ने परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत का तीसरा चरण बताया है। फोर्थ उन्होंने बताया पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में क्या होता था कि जो सत्ता होती थी वो पुरुष के पास होती थी और वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। अब यहाँ तक उन्होंने जो बताया है कि पहले उन्होंने बताया कि पूर्ण स्वतंत्रता थी, उसके बाद धीरे धीरे समूह परिवार हुए और उसके पश्चात केवल एक पुरुष एक पत्नी रख सकता था, और इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन आया और उन्होंने बताया कि इस अवस्था में सत्ता पुरुष के पास होती थी और वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। और वो एक से अधिक पत्नियां क्यों रखता था? क्योंकि उससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी। जैसा हम लोग सुनते हैं या जानते भी हैं कि जो प्राचीन समय में या पहले जो राजा होते थे वो अनेक पत्नियां रखते थे, अर्थात जिसके पास जितनी अधिक पत्नियां होगी या जिसका जितने अधिक स्त्रियों से विवाह होगा उसकी समाज में प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होगी। तो मॉर्गन ने उसको पितृसत्तात्मक परिवार की संज्ञा दी है। मॉर्गन के द्वारा पांचवा और अंतिम चरण जो बताया गया है वो है एक विवाही परिवार, और यह वर्तमान में विश्व के अधिकतर समाजों में प्रचलित है, जो कि हम आसपास हमारे देखते हैं। और विशेष रूप से भारत हो या विश्व की भी बात करें तो अनेक समाजों में, अधिकतर समाजों में यही परिवार का स्वरूप प्रचलन में है। इसमें एक पुरुष को एक समय में एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है, अर्थात सामाजिक और कानूनी रूप से एक व्यक्ति, एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है। अगर यदि उसे दूसरा विवाह करना है तो वो स्थिति तब उत्पन्न होगी जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है अथवा वो उससे तलाक ले लेता है, उनमें विवाह विच्छेद हो जाता है। उस अवस्था में वो दूसरा विवाह कर सकता है। और आधुनिक जो समाज है उसमें इस व्यवस्था को, इस एक विवाही परिवार को आदर्श व्यवस्था माना गया है एवं एक विवाह का सबसे आदर्श स्वरूप माना गया है। अब इस सिद्धांत की भी अनेक विचारकों ने आलोचना की और बताया कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक, स्वयंसिद्ध तथा प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, अर्थात उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है और इसके जो तथ्य हैं वो भी प्रामाणिक नहीं हैं। 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्रियों तथा मानवशास्त्रियों को विश्व के किसी भी समाज में, चाहे वो आदिम हो, ग्रामीण हो, नगरीय हो, में यौन साम्यवाद या कामाचार की स्थिति देखने को नहीं मिली। जैसा कि मॉर्गन ने कहा है कि जो प्रथम स्थिति थी वो यौन साम्यवाद की स्थिति थी, जिसको समरक्त परिवार कहा गया, और उस स्थिति में जब अध्ययन किए गए तो विश्व के किसी भी समाज में वो स्थिति देखने को नहीं मिली, अर्थात किसी न किसी रूप में परिवार एवं विवाह नामक संस्थाएं देखने को मिली। अतः इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई। ठीक वैसा ही ऐसी दुबे ने भी कहा है कि परिवार समाज में किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहा है। श्यामचरण दुबे ने क्या कहा है कि किसी भी समाज में, चाहे वो आधुनिक समाज हो, पहले प्राचीन समाज हो या अन्य कोई समाज हो, उसमें किसी न किसी रूप में परिवार नामक संस्था की हमेशा रहा है या परिवार नामक संस्था हमेशा रही है। अतः इस सिद्धांत को भी विद्वानों द्वारा क्या अस्वीकार कर दिया गया। ये सिद्धांत भी पूर्ण रूप से समाज पर लागू नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने परिवार की उत्पत्ति एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में, 3 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, और जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो परिवार की उत्पत्ति के जो और सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये हमारे लिए समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि
परीक्षा के दृष्टिकोण से एवं समझ के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से ये आवश्यक है कि हम ये समझें कि परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत छोटे प्रश्नों में एवं बड़े प्रश्नों में, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक दोनों ही प्रकार के प्रश्नों में इसमें से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और यदि हम समाजशास्त्र की समझ को भी विकसित करना चाहते हैं तो हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि विभिन्न विचारकों ने किस प्रकार से परिवार नामक संस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं और किस प्रकार से इसको समझाने का प्रयत्न किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।